हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित बिंजवा बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक का लास्ट पार्ट बाकी है। हम चल रहे हैं मैकेनिक्स या यांत्रिकी में, है ना। लेक्चर हमारा ये होगा फोर्थ, है ना। जो इसका आखिरी पार्ट है, मैकेनिक्स का ही आखिरी पार्ट देख रहे हैं। फोर या फाइव फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं, है ना। मैकेनिक्स से यांत्रिकी है। मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैकेनिक्स क्या हो जाता है। किसी भी क्वांटिटी, है ना, किसी भी क्वांटिटी का जो फिजिकल मूवमेंट होता है ना, है ना, फिजिकल मूवमेंट जो होता है वही क्या कहलाता है, हमारा मैकेनिक्स। ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है आपको। दोनों में समझाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एमपीपीएससी एसआई सभी को कवर कर रहे हैं हम इसमें। और सभी टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे, फिजिक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसके अलावा केमिस्ट्री। ठीक है। ठीक है, तो फिर आज के टॉपिक की हम थोड़ी सी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारा। इसके पहले हम बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं, मोशन समझ चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हम कर चुके हैं, फोर्स की बात कर चुके हैं, फ्रिक्शन की बात कर चुके हैं, फ्रिक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हो गया है, एक्सेलरेशन हो गया है। ये सब की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है। आज जो टॉपिक होगा हमारा होगा टेंशन, है ना। शुरू होंगे हम कहाँ से, टेंशन फोर्स से, तनाव बल की तरफ से। ठीक है। अब टेंशन फोर्स क्या होता है, देखिए। टेंशन फोर्स जनरली हम इसको समझना शुरू करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को कहीं से बांध कर लटकाते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को बांध कर लटकाया, यदि हम बोलते हैं कि ये 1 kg का है, 1 kg का ये है, और ये क्या है, जो ये हमारा पॉइंट है जहां पर हमने क्या कर रखा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध कर लटका रखा है। अब देखिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्व बल है, जी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है। यदि जी फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाह रहा है। ये ऑब्जेक्ट कहां जाना चाह रहा है, नीचे। लेकिन क्या हो रहा है, यदि ये रस्सी यहां पर लगी हुई है तो ये रस्सी उसको होल्ड करके रखी हुई है। ये रस्सी ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। यदि होल्ड कर रखा है तो रस्सी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, तनाव बल की स्थिति इसके ऊपर है। ठीक है। टेंशन फोर्स लग रहा है। तो ऐसा फोर्स जो क्या हो जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या हो जाता है, फोर्स के अपोजिट में काम कर रहा है। जैसे हमने फोर्स इधर अप्लाई करा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वापस से उसको उसकी या तो पोजीशन में वापस लाने की कोशिश कर रहा है, या तो उस पोजीशन में बना के रखने की कोशिश कर रहा है ना। या तो वो पोजीशन में वापस लेकर आ रहा है, या तो क्या हो जाएगा, या तो उसी पोजीशन में होल्ड करके रखने की टेंडेंसी रख रहा है। जैसे हम एक सिंपल सा रबर लिया, रबर को हमने क्या करा, खींचा, तो रबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर स्ट्रिंग्स पे क्या आ जाएगी, टेंशन फोर्स आ जाएगा, एक तनाव बल आ जाएगा। और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, अपनी प्राइमरी पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ऐसा फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा टेंशन फोर्स या तनाव बल कहलाता है। ठीक है। तो या तो हम एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर होता है ना, एक रस्सा कस्सी का खेल होता है। उसमें क्या हो रहा होता है, एक टीम इस तरफ से खींच रही होती है और एक टीम इस तरफ से खींच रही होती है। ठीक है। तो दोनों क्या करना चाहती है, ये ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से इधर ले जाना चाहती है, और दोनों इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इधर ले जाना चाहती है। दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या कर देंगे, इसके ऊपर, इस रस्सी के ऊपर कौन सा फोर्स लेकर आएंगे, एक टेंशन फोर्स, एक तनाव बल लेकर आएंगे, जो क्या करेंगे, रस्सी को खींच रहे हैं ना। टेंशन फोर्स इज द फोर्स जनरेटेड व्हेन अ लोड इज अप्लाइड ऑन वन और मोर एंड्स। ठीक है। एक तनाव बल क्या होता है, जब किसी मटेरियल के ऊपर, मटेरियल को हमने क्या लिया, ये रस्सी भी हो सकती है, एक वायर भी हो सकता है, उसके एक हिस्से पर यदि हमने इसको एक जगह बांध दिया और फिर खींच रहे हैं, या फिर दोनों तरफ से कोई व्यक्ति यहां पर खींच रहा है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, उसके क्रॉस सेक्शन, जैसे आपने एक, यदि हम इसको ऐसा बनाएं, सॉलिड बना देते हैं, 3D डायग्राम एकदम, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है क्रॉस सेक्शन। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, है ना, एक जैसे ये पेन है, तो ये पेन का ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ऐसे में आपको उसकी क्या दिख रही है, लेंथ, और ये क्या हो जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है। वैसा पूरी रस्सी पर होता है, तो क्रॉस सेक्शन पे भी क्या हो जाता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, टेंशन फोर्स या तनाव बल कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली आपको इसको समझ के रखना है।
नेक्स्ट चलते हैं हम इनर्शिया की तरफ। इनर्शिया या जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया या फिर हमारा जड़त्व क्या होता है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि हम बोलते हैं कि सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है ना, एक स्फीयर हो सकता है ना, ये क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट हम रखे हुए हैं। अब देखिए, यदि ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रखे हुए हैं, है ना, ये कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी पोजीशन में है, ये एक इनर्शिया में। मतलब क्या है, इनर्शिया का मीनिंग ये निकला कि क्या हुआ कि जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तब तक यह अपनी स्टेट में बना रहेगा। यदि ये यहीं पर रखा हुआ है तो यहीं रखा रहेगा, ये बॉक्स यदि यहीं पर रखा हुआ है तो ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या कर देते हैं, अब हम थोड़ी सी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इस बॉल को यहां पर रख देते हैं। लेकिन हमने क्या करा, इस बॉक्स को भी क्या करा, यहीं पर इस स्लोप पर रखा, पोजीशन को चेंज कर दिया। अब बताइए कि ये दोनों इनर्शिया में रह पाएंगे क्या, ये दोनों अपनी इनर्शिया की पोजीशन में रहेंगे क्या। देखिए, फर्स्ट थिंग, ये तो अपनी इनर्शिया की पोजीशन से बाहर आ जाएगा, ये तो अपनी इनर्शिया की पोजीशन से बाहर आ जाएगा। मतलब रुकी हुई अवस्था एक जड़ अवस्था होती है जहां पर वो स्थिर रहता है ना। तो दोनों तरीके से बताता हूं। अभी पहली अवस्था कौन सी देख रहे हैं, स्टेशनरी वाली स्थिर अवस्था में। ठीक है, अब क्या करने लगा, ये मोशन करने लगा, ये क्या करने लगा, मोशन करने लगा। लेकिन अभी भी ये बॉक्स क्या है, उसी जगह पर स्टेबल है, बॉक्स क्या है, अभी भी उसी जगह पर स्टेबल है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। प्लेटफॉर्म चेंज करने से क्या हो गया, एक अलग प्रकार का फोर्स उसके ऊपर लगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको क्या करना चाह रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ गुड़का कर उसको कहां लेकर आएगा, एक फ्लैट सरफेस पर यहां पर लेकर आएगा। ठीक है, तो ये भी एक फोर्स है। लेकिन अभी ये गुड़क रहा है क्या हमारा बॉक्स, नहीं, क्योंकि बॉक्स को गुड़काने के लिए हमको और टिल्ट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, अभी बॉक्स उसी स्थिति में है, मतलब क्या है, इनर्शिया में है, जड़त्व में है। किस में है, अभी भी बॉक्स किस में है, जड़त्व की अवस्था में बना हुआ है। और अभी इस पोजीशन में क्या है, दोनों इनर्शिया में है, जड़त्व की अवस्था में है। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमने किससे समझी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है तो। अब दूसरी बात करते हैं, एक दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरी बात में क्या हमने बोला कि यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सेंटर के अराउंड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यदि मोशन कर रहा है और कंटिन्यूस करता ही जा रहा है, मोशन कर रहा है और मोशन करता ही जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इनर्शिया की पोजीशन होगी। पहले हमने कौन सी देखी, है ना, कौन सा जड़त्व देखा, स्थायित्व का जड़त्व देखा हमने, पहले देखा स्थायित्व का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ स्टेशनरी, इनर्शिया ऑफ स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, हमने पहले देखा स्थायित्व का जड़त्व, है ना, स्टेशनरी पोजीशन का इनर्शिया। अब देखेंगे हम इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु क्या कर रही है, यहाँ पे गति कर रही है, तो वो गति करती ही रहेगी, हमेशा गति कर रही है, ये अपनी पोजीशन को हमेशा चेंज करती जा रही है, अपना पाथ सेम रखा है, एक बात ध्यान रखना, अपना पाथ सेम रखा हुआ है और उसमें गति करती जा रही है, मोशन करती जा रही है, घूम रही घूम रही घूम रही। तो जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो क्या रहेगी, अपने इस पोजीशन में बनी रहेगी, जब तक हम इसको कोई फोर्स लगाकर रोक नहीं देते। या तो हम बोले कि यदि हम इसको फोर्स लगाकर आगे नहीं बढ़ा देते तब तक ये रुका रहेगा दोनों, और यदि हम इसको फोर्स लगाकर रोक नहीं देते तब तक क्या हो जाएगा, ये मोशन करता रहेगा। इसीलिए ये पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा इनर्शिया या फिर जड़त्व। ठीक है ना। एक चीज और छोटा सा, आप चीजें उन चीजों को समझते हैं, थोड़ी सी मजाक की बात है ना। तो जब आप भांग खा लेते हैं, जब आप क्या कर लेते हैं, भांग खा लेते हैं, तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, आप मीठा भी खा लेते हैं तो चढ़ जाती है आपको भांग। ठीक है, तब क्या करते हैं, या तो आप हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, आप रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या हो गए, एक पर्टिकुलर स्टेट में आ गए, आप किसी की मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो हंसते रहते हैं। जोक सपाट, एक छोटे से जोक की बात है जो आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि आप किसी एक पोजीशन में कैसे बने हुए हैं। यदि ये स्लोप क्या है, बहुत लंबा है, यदि स्लोप क्या है, बहुत लंबा है, तो ये बॉल क्या होती जाएगी, ये गुड़कती ही जाएगी नीचे की तरफ, नीचे की पोजीशन में गुड़कती जाएगी, ये रुकेगी ही नहीं, अपनी स्पीड से क्या करेगी, कंटिन्यूस मोशन करती रहेगी। और यही क्या कहलाएगा, हमारा जड़त्व कहलाएगा। ठीक है, जो इनर्शिया होता है किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का या फिर किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसकी स्टेट चेंज को, जो उसकी
स्टेट चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। उसकी स्टेट चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। किसी भौतिक वस्तु का ऐसा गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। वही हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। इसमें ये जड़ जुड़ा हुआ है, जड़ है ना। तो जड़ मतलब क्या हुआ कि यदि वो रुका हुआ है तो अपनी जड़ जमा कर वहीं रुक गया। ठीक है। वैसे ही जड़ वस्तु होती है, यदि मैं बोल रहा हूँ कि अरे बहुत ढीठ है, अड़ा हुआ है, अड़िग है, तो अपनी यदि दौड़ लगा रहा है तो दौड़ लगा ही रहा है, वैसा। ठीक है। तो ये होता है हमारा इनर्शिया। ठीक है। अब इनर्शिया किसने दिया, इनर्शिया हमको दिया गैलीलियो ने। इनर्शिया के बारे में किसने बताया, गैलीलियो ने हमको बताया। और इसी बेसिस पर आगे जाकर किसने, न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन दिए। न्यूटन ने अपने गति के नियम के बारे में बताया। गति के नियम जो बताए, गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम होता है। गति का पहला नियम ही हमारा क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है, जिसमें क्या हो जाता है, जड़त्व के बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए जो है न्यूटन्स लॉ, है ना, न्यूटन के गति के नियम। देखिए न्यूटन ने अपने मोशन के लॉ दिए, गति के नियम दिए, है ना, गति के नियम का प्रतिपादन किया, है ना। गति के नियम हम न्यूटन ने अपने दिए। उस गति के नियम में क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि गति करता है या मोशन करता है ना, मोशन करता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से गति करता है। ये इन्होंने कब दिए, 1686, है ना, 1686, है ना, में इन्होंने ये नियम दिए। बहुत सारी चीजें इन्होंने स्टडी करी। उसके बाद गैलीलियो के भी कुछ कॉन्सेप्ट को इन्होंने रिफर करा। सर आइजैक न्यूटन ने ये वाले नियम हमको दिए, जिसमें हमको क्या पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करता है। ठीक है। तो सबसे पहले नियम की तरफ चलते हैं, हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए न्यूटन ने क्या बोला कि यदि हम दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर वापस से दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इससे हमारा फर्स्ट लॉ हमको समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट थिंग, ये दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए, और ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट बी क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में रुका हुआ है, यहीं पर रुका हुआ है। और ये क्या है, ये है मूविंग। ये कैसा है, मूविंग। ये जो क्या कर रहा है, आगे की तरफ जाता जा रहा है, गुड़कता ही जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग उन्होंने बोली कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि एक जगह रुका हुआ है तो वो वहीं हमेशा रुका हुआ रहेगा। ठीक है, वो हमेशा वहीं रुका हुआ रहेगा। दूसरा, यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है या फिर वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता ही रहेगा, मूव करता ही रहेगा, उसमें मोशन हमेशा ही रहेगा। ये दोनों चीजें अपनी इनर्शिया की पोजीशन को, तब तक ये भी इनर्शिया में है क्योंकि एक जगह रुका हुआ है, ये भी इनर्शिया में है क्योंकि कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है। तो ये दोनों अपनी इनर्शिया की पोजीशन में तब तक रहेंगे जब तक इसके ऊपर क्या करने, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। क्या नहीं कर देते, कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल आरोपित नहीं कर देते। ठीक है। तो कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में तब तक बनी रहेगी या फिर गत्यावस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाता। ठीक है। वही, और इसे ही क्या बोलते हैं, न्यूटन का गति का नियम प्रथम, और इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, है ना, रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, it will remains at rest or keep moving in a straight line, है ना, straight line at constant speed unless it is acted upon by a force। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, आगे की तरफ बढ़ती रहेगी या फिर उसी जगह बैठी ही रहेगी। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया को भी ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने बहुत बार इसे पढ़ रखा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या बोलता है, सिंपल सा हम इसको किससे समझे, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए से आप इसको समझे, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। F है फोर्स, M है मास और क्या है, A एक्सेलरेशन है। ठीक है। अब क्या हो जाता है कि हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले जो फोर्स अप्लाई करा हमने किसी भी बॉडी को,
मूव कराने के लिए, किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए जो फोर्स अप्लाई करा, जैसे ही वो फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो यदि हम इनको थोड़ा सा चेंजेस कर दें इस फॉर्मूले में, है ना, फोर्स, अब हमने थोड़े से चेंजेस कर दिए, सिर्फ हमने ए को उठाकर इधर लेकर आए, ठीक है। अब देखिए, है ना, यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे ही हमने उसका ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। फोर्स क्या हो जाएगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। उस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, अब ये जो इसके ऊपर जितना भी फोर्स लगाया है ना, अब जितना भी एक्सेलरेशन आया, जितना भी एक्सेलरेशन आया वो क्या है, इस मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इस मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है ए, हमने जैसे ही इसके ऊपर क्या करा, फोर्स अप्लाई करा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, और इसका मास क्या है m1, ठीक है। अब फोर्स अप्लाई करा तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, हमने इसके ऊपर क्या करा, फोर्स अप्लाई करा तो क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यदि हम क्या कर देते हैं, मास को बढ़ा देते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास को बढ़ा देते हो तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होने लगेगा, ऑब्जेक्ट तेजी से एक्सेलरेट होने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम क्या बढ़ा देते हैं, मास को बढ़ा देते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए, जैसे हम इसको बोले तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 हम उसको मान लेते हैं, और मास, है ना। अब इसके अंदर जितना भी एक्सेलरेशन आया, ठीक है, अब एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, हमारे मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि हम यदि यहाँ पर ये दोनों अपोजिट रिएक्ट करेंगे, है ना, अपोजिट रिएक्ट करेंगे, इट मींस क्या हो जाएगा, यदि हम मास को बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यदि हम ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया तो मास कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको कहां से समझाया कि यदि हमने मास बढ़ा सकते हैं हम, हाँ मास बढ़ा सकते हैं, मास बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यदि हम फोर्स बढ़ाते हैं, है ना, यदि हम फोर्स बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना मास है उतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। यदि हम बोले कि 1 kg वेट है, एक हमने बॉल लिया, उसका 1 kg वेट है, और 1 kg पे हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या ½ kg फोर्स लगाएंगे, क्या आधा किलो बल लगाएंगे, क्या नहीं, हमको क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 kg ही फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि हम 1 kg फोर्स जब तक नहीं लगाते तब तक वो मूव नहीं करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी जाएगा नहीं, है ना। तो यदि ऑब्जेक्ट है ना 1 kg का, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे 1 kg का, वैसे तो हम इसको न्यूटन में लेके चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक समझाने के हिसाब से बता रहे हैं कि जब तक 1 किलो पे 1 किलो का भार नहीं लगेगा तब तक क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, जितना फोर्स है उतना हमको, जितना मास है उतना हमको फोर्स भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले चीज आ रही है हमारी मास, मास के ऊपर लगेगा फोर्स, फोर्स के कारण आएगा इसके में क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यदि हम क्या बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और मास बढ़ाने से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, मास बढ़ाने से एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, मतलब उसका त्वरण कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ में, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें आरोपित बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर हो जाता है। द अप्लाइड फोर्स ऑन एनी बॉडी, है ना, अप्लाइड फोर्स ऑन एनी बॉडी, है ना, इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, हम जितना भी फोर्स उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया विथ डेफिनेशन, ठीक। आगे चलते हैं और न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ही इजी, आप लोगों को, सब लोगों को पता है न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, तीसरा नियम क्या कहता है, ठीक है। तीसरा नियम हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया जितनी होगी उसके ही क्या हो जाएगी, प्रतिक्रिया होगी,
क्रिया के बराबर ही प्रतिक्रिया होगी। जैसे सपोज ये एक दीवार है, ये एक दीवार है और कोई एक पर्सन है, वो क्या करना चाह रहा है, दीवार को क्या कर रहा है, यहां से धक्का लगा रहा है। कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है, दीवार की तरफ, है ना, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जितना फोर्स दीवार की तरफ लगा रहा है उतना ही फोर्स क्या कर रही है, दीवार उसके ऊपर भी अप्लाई कर रही है। तो F1 फोर्स ये इधर से लगा रहा है और F2 फोर्स क्या कर रही है, दीवार उसके ऊपर लगा रही है। तो क्या हो जाएगा, क्रिया कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है ना, एक पर्सन कर रहा है, और रिएक्शन कौन कर रही है, वॉल कर रही है। रिएक्शन कहां से आ रहा है, अदर साइड से आ रहा है। क्या वॉल खुद से फोर्स अप्लाई करती है क्या हमारे ऊपर आकर, नहीं, हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो उसके रिएक्शन में क्या कर रही है, क्या हमको एक रिप्लाई दे रही है। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने एक रबर का बॉल लिया, एक रबर का बॉल है ना, जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो वो रबर का बॉल क्या करता है, यहां से एक क्या करता है, बाउंस होकर क्या होगा, वापस से ऊपर की तरफ आएगा। तो जितना फोर्स नीचे जाने पर उस पर लगा, उतना ही फोर्स क्या करा, इस फ्लोर ने ऊपर वापस लगाया और बॉल वापस क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उचक के आ जाएगा। अब आप बोलेंगे जितनी हाइट से छोड़ते हैं उतनी हाइट पर वापस नहीं आता है, तो वहां पर बहुत सारे लॉसेस होते हैं, वहां से बहुत सारे एनर्जी के और बहुत सारे लॉसेस होते हैं, उसके कारण नहीं आते। यदि आइडियल कंडीशन की बात करें, और मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि फिजिक्स में जितने भी लॉ हम पढ़ते हैं सब आइडियल पोजीशन को देखकर ही, कंडीशन को देखकर ही आप समझेंगे तो ही समझ में आएंगे, नहीं तो कभी नहीं आएगा। फिजिक्स कभी समझ में नहीं आ पाएगा, सबको आइडियल कंडीशन में। यदि हमने बॉल फेंकी तो यदि वो किस फोर्स से गई है, 20 की स्पीड से गई है, तो वो धीरे से 20 की स्पीड से और सेम हाइट पर आ जाएगी, सेम हाइट पर वापस आ जाएगी। क्योंकि क्या हो जाएगा, जैसी रिएक्शन यहाँ लगा वैसी फोर्स क्या हुआ, ऊपर की तरफ भी लगेगा। जैसे एक बंदूक चलाई जाती है, एक बंदूक क्या हुआ, बंदूक की नली से क्या निकली, गोली निकली। तो गोली आगे जाने के लिए क्या कर रही है, पुश कर रही पीछे की तरफ, पीछे की तरफ इसने पुश करा और आगे की तरफ क्या हो गया, ये गोली बढ़ जाएगी। जैसे हमारा एक रॉकेट लॉन्च भी होता है ना, हम यहाँ से स्पेस में जब रॉकेट भेजते हैं तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही वर्क करता है। जैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस इसमें से निकलने लगेगी तेजी से, तो क्या करेगी, ये गैसेस कहां फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ। जैसे ये गैसेस नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस है, सरफेस इसके ऊपर अपोजिट फोर्स F2 लगाने लगेगा, है ना। लेकिन F1 इज इक्वल टू F2, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा बराबर रहेगी। F1 इज इक्वल टू F2, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर रहेगी। ठीक है, अब देखिए यदि दोनों पोजीशन बराबर नहीं रही, न्यूटन्स लॉ एकदम काम नहीं करा, यदि हम F1 इज नॉट इक्वल्स टू F2 की बात करें, है ना, जैसे ये एक दीवार है, कोई व्यक्ति इसके ऊपर यदि क्या करेगा, धक्का लगाएगा। अब धक्का लगाने में क्या हुआ, दीवार कमजोर हुई, है ना, जितना फोर्स लगाना चाहिए था उतना नहीं लगा पाई। तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति भी दीवार के साथ इस तरफ गिर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में एक ही फोर्स ज्यादा हो जाएगा, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना, और क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति उस तरफ गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक, तो वो हमेशा, एक हमने फ्रिक्शन भी देखा था, फ्रिक्शन वाले सेक्शन में हमने देखा था कि कोई बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत हैवी है ना, हैवी बॉक्स है, अराउंड 50 kg का है, 50 kg का बॉक्स है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 30 kg का फोर्स लगा रहे हैं। हम कितने फोर्स लगा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो 30 kg का कर रहा है, तो ये बॉक्स हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा, क्योंकि यहाँ से कितना फोर्स लग रहा है, आप 30 का लगा रहे हैं, और बॉक्स भी सिमिलर आपके ऊपर 30 का फोर्स अप्लाई कर सकता है क्योंकि उसका वेट उतना है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को हिला नहीं पाएंगे। और जैसे ही हम क्या कर देंगे, यहाँ से 51 का फोर्स लगाएंगे, वैसे ये बॉक्स क्या हो जाएगा, उस तरफ खसक जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाला थोड़ा सा फोर्स कम हो जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं होगा कि बॉक्स अचानक से फिका जाएगा, बॉक्स धीरे धीरे खसकने लगेगा। अभी भी वो आपके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 50 का फोर्स तो लगा ही रहा है, लेकिन आप एक का फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, इसलिए बॉक्स क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है ना, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एक्शन एंड रिएक्शन का नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, जो यदि दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है ना, जैसे पहलवानी में भी दो पहलवान एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो जिसका फोर्स, यदि दोनों का फोर्स बराबर है तो वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, वहां पर टेक्निकल खेल होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यूटन्स लॉ। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। नेक्स्ट आ जाता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको समझ के चलिए, इसको दिमाग में बनाना। ये जो टॉपिक वाला जो मैं बता रहा हूँ, वेट वाला सेक्शन, वेट वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, आपको किस में बनाना है, दिमाग में बना के रखना हर चीज को। ठीक है, देखिए सब चीज सीक्वेंस में समझते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक मटेरियल होता है, सबसे पहले एक मटेरियल होता है ना। तो मटेरियल में सबसे पहली चीज आ जाती है मास। कोई भी मटेरियल है उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है क्या, मास। ठीक है, अब मास क्या होता है, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं द्रव्यमान। हिंदी में समझना आसान है। द्रव्य मतलब क्या, पदार्थ, है ना। द्रव्य मतलब क्या हुआ, पदार्थ। मान मतलब हुआ उस पर वैल्यू, मैटर की कितनी वैल्यू है उसके अंदर कितना मास भरा हुआ है। ठीक है, तो यदि हम बोलते हैं ये एक सॉलिड पीस, ठीक है, ये क्या है, एक सॉलिड बॉक्स है। अब क्या बोला हमने कि यहां पर मटेरियल कितना भरा हुआ है ना, मटेरियल कितना भरा हुआ है, प्लस मटेरियल की डेंसिटी कैसी है, मतलब उसके पार्टिकल पास पास है कि दूर दूर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये उसी चीज को डिनोट करेगा कि आपका मास कैसा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसमें कितना मटेरियल है, द्रव्य का मान, वैल्यू ऑफ मैटर, उसके अंदर कितनी मैटर की कितनी वैल्यू है। जैसे यदि हम इसमें बात करता हूँ वुड, यदि मैंने इसमें बात करी वुड, तो आपको अचानक से अपने आप ही समझ में आ जाएगा एक थोड़ा सा सॉफ्ट सा मटेरियल होगा, एक सॉफ्ट सा मटेरियल होगा जिसको हम तोड़ भी सकते हैं, थोड़ा सा रफ होता है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं प्लास्टिक, यदि हमने जैसी बात करी प्लास्टिक की, तो आपको अचानक से फिर समझ में आ गया कि एक प्लास्टिक मटेरियल है, उसके मॉलिक्यूल तो पास पास में, लेकिन थोड़ा सा कमजोर होता है, स्ट्रेचेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ आयरन, तो अब आपको पता है कि आयरन के पार्टिकल क्या बहुत ज्यादा ही पास पास में, ऐसे एकदम बहुत डेंस स्ट्रक्चर बनाते। ठीक है, तो इनमें से तीनों में से मास किसका ज्यादा होगा, तीनों में से मास किसका ज्यादा होगा। यदि मैं बोलता हूं कि 3 पीस लिए हमने, ये 3 पीस हमारे पास है, ये किसका है, वुड है, ये प्लास्टिक है, और ये क्या है हमारा, वुड, प्लास्टिक और आयरन। ठीक है, अब इनमें से मास किसका ज्यादा होगा, यदि दोनों, सबका शेप क्या है, सेम, सबका शेप क्या है, सेम है। अब ये बताइए कि इन सब में मटेरियल किस में सबसे ज्यादा है। यदि हम मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल किस में ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा आयरन में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, आयरन में होगा, और उसके बाद सेकंड नंबर पे प्लास्टिक में होगा, उसके बाद किस में होगा, वुड में होगा। वुड क्या है, डेंस स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पार्टिकल है, हमने तीनों का क्या है, बड़ा बराबर पीस लिया है। अब वुड में क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ऐसे रेशियो होते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, हवा होती है, बीच में रेशो में हवा होती है, इसीलिए पानी के ऊपर भी तैरता है। प्लास्टिक भी पूरी तरीके से डेंस है, लेकिन यहाँ पर भी एयर पॉकेट्स होते हैं, है ना। तो क्या हुआ, डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने इनको ऐसे डिवाइड करा, तो मतलब क्या हुआ, कितना मटेरियल उसके अंदर है। भारी कौन सा ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा भारी होगा, ये सूखी लकड़ी है ना, गीली लकड़ी की बात नहीं कर रहा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर भारी ये होगा, तीसरे नंबर पर भारी ये होगा, क्योंकि इसमें मटेरियल सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ा कम मटेरियल, इसमें और कम मटेरियल। तो उसके अंदर जितना मटेरियल आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अपन थोड़ी सी यहाँ से बात कर लेते हैं। ये एक फंडामेंटल, एक आधारीय गुण है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक आधारभूत गुण होता है ना, जिसका सिंबल हम क्या बताते हैं, हमेशा स्मॉल एम से बताते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, एसआई यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम। ठीक है, अब नॉर्मली मास क्या हो जाता है, नॉर्मली मास को हम क्या बोलते हैं, अनचेंज्ड। मास को आप कहीं पर भी ले जाओ, यदि मैंने आपको दे दिया आयरन का इतना बड़ा पीस, अब आप इसको कहीं पर भी ले जाओ, है ना, आप अर्थ पर कहीं पर भी ले जाओ, आप मून पर ले जाओ, मून पर ले जाओ, मार्स पर ले जाओ, है ना, मार्स पर ले जाओ, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका सिर्फ क्या चेंज होगा, वेट चेंज होगा। इसमें जितना मटेरियल है वो मटेरियल हमेशा बराबर ही रहेगा। सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक किसकी बात कर लेते हैं, एक बॉटल की बात कर लेते हैं। हम एक सिंपल बॉटल की बात करते हैं। यदि मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी भर दिया, यदि इस बॉटल के अंदर हमने 1 लीटर पानी भर दिया, ठीक है, अब हम इस 1 लीटर पानी को कहाँ ले गए, मून पर ले गए, तो क्या ये आधा लीटर हो गया, नहीं हुआ, है ना, लेकिन हल्का लगने लगेगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका वेट में चेंजेस आएंगे, लेकिन इसके किसमें चेंजेस नहीं आए, मास में चेंज आए क्या 1 लीटर से कम हो गया, क्या नहीं हुआ। बॉटल तो आपकी जितनी भरी हुई थी उतनी ही भरी हुई है। ठीक है, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। यदि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास चेंज नहीं होगा, उसको पृथ्वी पर आप कहीं पर भी लेकर जाओ। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी, दूसरी चीज की। हम यहाँ पर डेंसिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में डेंसिटी डिपेंड करती है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला यदि हम बात करें, स्मॉल डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यदि मैं बोलता हूं कि इस वॉल्यूम में इसका कितना मास है ना, इस वॉल्यूम में यदि कितना मास है, अब हम इसके अंदर क्या चलेंगे, तीन छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं हम। वही हमारा अभी फेमस हमारा जो चल रहा है, ये क्या है हमारा, वुड है, ये प्लास्टिक है, ये आयरन है। यदि मैं बोलता हूं कि वुड में यहाँ पर कितने पार्टिकल है, 100 पार्टिकल है। हम प्लास्टिक में उस सेम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, सेम क्रॉस सेक्शन में उतने ही बड़े एरिया में प्लास्टिक में यदि मैंने बोला कि यहाँ पर 400 पार्टिकल है, लेकिन यदि हम उसी क्रॉस सेक्शन की बात करें पर यूनिट वॉल्यूम में, इसमें कितने हैं, 1000 मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है यही क्या बताते हैं, इसका इसका मास बताते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है। ठीक है, इसको एक एक एग्जांपल से और हम समझ लेते हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जांपल बॉटल वाला लेते हैं। ये हमारी 3 बॉटल है या फिर 3 कंटेनर है पानी के, है ना, तीनों का शेप सेम है ना। हम बोलते हैं कि तीनों के अंदर 1-1 लीटर चीज आती है, जो भी चीज आएगा वो क्या आएगा, 1 लीटर। अब हम बोलते हैं कि इसके अंदर हमने 1 लीटर क्या भरा, Hg, मर्क्यूरी भरा। इसके अंदर हमने बोला कि हमने क्या भरा, ऑयल, 1 लीटर ऑयल भरा। और इसके अंदर हमने बोला 1 लीटर वाटर। तीनों लिक्विड ही है, तीनों लिक्विड है। तीनों की क्वांटिटी यदि एज अ लिक्विड, है ना, तरल के हिसाब से तीनों की क्वांटिटी की बात करें तो तीनों क्या है, तीनों 1 लीटर है, तीनों क्या हो जाएंगे, 1 लीटर है। लेकिन यदि अब हम वेट की बात करें, यदि हम इनको तोलेंगे, यदि हम इनका वेट, 1 लीटर का वेट केजी में निकालें, तो क्या हो जाएगा, Hg बहुत ज्यादा भारी होगा। Hg का वेट क्या होगा, सबसे ज्यादा हो, Hg का वेट बहुत ज्यादा भारी होगा। लेकिन क्या है ये, लेकिन क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसके पर यूनिट एरिया में क्या है, पर यूनिट एरिया में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है ना, पर यूनिट एरिया में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है, इसलिए वो बहुत भारी है। लेकिन क्वांटिटी क्या है, 1 ही लीटर है, क्वांटिटी क्या है, 1 ही लीटर है। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इसका वेट क्या है, ज्यादा है। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, वेट पानी का ज्यादा होगा, पानी का वेट ज्यादा होगा। पानी भी 1 लीटर है, तेल भी 1 लीटर है, लेकिन पानी का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या है, पास पास में, इसलिए इसकी मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा, इसके मॉलिक्यूल, ऑयल के मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर होंगे, तो इसका वेट क्या होगा, कम होगा। तीनों के कंपैरिजन में इसका वेट कम होगा और इसका मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर है। क्योंकि यदि हम ऑयल को पानी के ऊपर डालेंगे तो तैरेगा, मतलब भारी कौन हुआ, पानी भारी होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल से आपको समझ में आया कि डेंसिटी क्या हो जाती है। ठीक है, मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल सब्सटेंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है। ठीक है ना, जिसमें एम मास है और वॉल्यूम है, बाकी सब हम चीज तो देख चुके हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आपको। नेक्स्ट हम एक और चीज देख लेते हैं, वॉल्यूम, है ना। इट इज द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ लिक्विड और सॉलिड और गैस। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल, हम किसी भी चीज को बनाए, किसी भी चीज को 3 डायमेंशनल बनाए तो उसमें 3 डायमेंशन होंगे। जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 3 तरफा उसके अंतर्गत बात होगी। ठीक है, तो इसके अंदर लेंथ हो गई, विड्थ हो गई और हाइट हो गई। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, जितना स्पेस कवर करता है, जितनी भी जगह घेरता है, मतलब ये जगह घेरने की बात करें तो यदि हमने इसको सरफेस पर रखा, है ना, एक जमीन पर रखा, तो उसने क्या करा, ये वाला एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, ये वाला एरिया क्या कर लिया, घेर लिया। तो यही क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है, कि वो कितनी जगह घेर कर रखता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सिलेंडर रखा, यदि हमने बोला कि ये एक हमारा क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो उस सॉलिड सिलेंडर ने क्या करा, इस जगह को क्या करके रखा है, ऑक्यूपाई करके रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। यदि मैं बोलता हूँ कि ये जो टंकी हमने बनाई ये कितने की है, 10 लीटर की है, यदि हमने सिलेंडर जो बनाया वो कितने का है, 5 लीटर का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कितनी स्पेस है, इसमें 5 लीटर की स्पेस, और इसमें कितनी स्पेस है, 10 लीटर की स्पेस है।
मतलब इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस कितना आ सकता है, 10 लीटर तक इसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, यदि हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो यदि हमने बोला ये 10 kg का 10 kg का सिलेंडर है सॉलिड, तो इसके अंदर मटेरियल कितना है, 10 kg। 10 kg इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है जिसने क्या कर रखा है, एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वॉल्यूम अल्टीमेटली क्या होगा, जितना स्थान घेर रखा है, जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, वही क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम कहलाएगा। अब अपन आते हैं हमारे लास्ट ये वाले पॉइंट पर, जो हमारा हेडिंग ही है, वो क्या है हमारा वेट। ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट and may be defined as the mass time the acceleration of gravity। ठीक है, आप देखिए सिंपल समझा दो कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसका पर्टिकुलर मास है, उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसकी पर्टिकुलर डेंसिटी है, तब क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, जब उसको नीचे की तरफ खींचेगा तो वही क्या हो जाएगा, उसका वेट कहलाएगा, है ना। जब पर्टिकुलर मास वॉल्यूम या डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट को क्या हो जाता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचता है, तो वही क्या कहलाता है, उसका वेट कहलाता है, वही उसका क्या हो जाएगा, भार। ठीक है, तो अल्टीमेटली हर चीज भारी या हल्की किस कारण से लगती है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कितना नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यदि हम उसकी बात करें तो फॉर्मूले की बात करें तो W इज इक्वल टू mg। m क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, g क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना मास बढ़ाते जाएंगे, मास जितना बढ़ता जाएगा, उतना क्या होता जाएगा, उसका वेट क्या होता जाएगा, वेट भी बढ़ता जाएगा। मास बढ़ाते जाओ तो वेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने जानी, क्या, मास, वेट, डेंसिटी और वॉल्यूम, मास, वेट, डेंसिटी और वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए, अब हमने चीज देखी थी मास, हमने दूसरी बात करी थी डेंसिटी, वॉल्यूम और वेट। अब देखिए इनमें से कौन कौन सी वैल्यू चेंज होती, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू चेंज होती। देखिए, क्या मास चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। किसी भी प्लेस पर ले जाओ, है ना, क्या किसी भी प्लेस पर ले जाओ किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसका मास वैसा ही रहेगा। यदि मास चेंज नहीं होता है, यदि मास चेंज नहीं होता है, तो क्या डेंसिटी चेंज होगी, नहीं होगी। यदि हमने एक बॉटल में पानी भर के ले गए, तो हम क्या मून के ऊपर वो पानी क्या हो जाएगा, क्या उसकी डेंसिटी चेंज, पानी का दूर दूर हो जाएगा, नहीं, पानी के पार्टिकल एक दूसरे के पास में उसी हाइड्रोजन बॉन्ड से बने रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को बांध के रखेंगे। यदि डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो यदि डेंसिटी चेंज नहीं होती तो वॉल्यूम चेंज होगा क्या, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्टीमेटली इन दोनों क्वांटिटी के ऊपर कि कितना मास है और कितनी डेंसिटी है। ठीक है, कितना मास है और कितनी डेंसिटी। अभी ऑयल और वाटर वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कि उनकी क्वांटिटी, तो उनका वॉल्यूम क्या था, उनका वॉल्यूम क्या था, सेम था, लेकिन उनकी डेंसिटी और मास क्या थे, अलग अलग थे। डेंसिटी और मास क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है, तो डेंसिटी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा क्या, वेट, और हमारे मास से भी क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास यदि चेंज हो रहा है तो ही वेट क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यदि मास चेंज नहीं हो रहा है तो वेट चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे ही हम क्या हो जाएगा, हम ग्रेविटेशनल फोर्स में जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारा वेट है, गुरुत्व बल के कारण ही हमारा बल, हमारा क्या है, गुरुत्व बल के कारण ही हमारा क्या है, वेट है। तो जैसे हम सबसे पहले अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ पर क्या हो जाएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 kg का है, सॉरी अपन ऐसा ले लेते हैं 60 kg का है ना, यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है 60 kg का है, अब हम इसको कहां ले जाते हैं, मून पर ले जाते हैं। तो मून पर क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है ना। किसी का भी भार क्या हो जाता है, देखिए भार कितना है, यहाँ पर अर्थ पर है हमारा भार 60 kg, और यदि मून पर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो मतलब मून पर यदि कोई 60 किलो का व्यक्ति है, तो उसका मून पर भार कितना हो जाएगा, 6×60, तो कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। 1/6 हो जाता है किसका, पृथ्वी से
चंद्रमा पर जाने पर भार। वेट वेट चेंज हो रहा है। क्या हम 60 किलो का व्यक्ति गए तो क्या वहां पर फूस हो गया क्या, है ना, तो वहां पर उसका मास क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। क्या वो छोटा हो गया या बड़ा हो गया क्या, नहीं वो नहीं हुआ। तो उसका वॉल्यूम भी सेम था और उसकी डेंसिटी भी सेम थी, है ना। ये चेंजेस इनमें नहीं होते। ये किसमें चेंजेस होता है, बस वेट चेंज होता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है और हमेशा इस पे एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है ना, और उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा इन क्वेश्चन उनको ध्यान रखें। ठीक है, तो वेट, मास, डेंसिटी और वॉल्यूम को हमने यहाँ पर क्लियर करा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, मोमेंटम में। देखिए, अब मोमेंटम क्या हो जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दी, है ना, मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी, है ना। तो हम इसको किससे बताते हैं, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, कैपिटल पी से। कैपिटल पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। यदि वी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब मोमेंटम या संवेग होता क्या है। ठीक है, मोमेंटम या संवेग होता क्या है। मोमेंटम जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, यदि कोई क्लास को बीच में डिस्टर्ब कर देता तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मतलब एक समान हम यदि चलते चल रहे और क्या हो जाता है, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, है ना, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया और कोई आ गया डिस्टर्ब करते, तो वो क्या, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। संवेग, एक समान वेग, है ना, मोमेंटम या एक समान वेग। यदि एक समान वेग से चले जा रहे तो वो एक समान वेग है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट जाता जा रहा है, ठीक है, तो वो एक समान वेग, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा, एक चीज और हम यहाँ पर बताते हैं, है ना। अब क्या हो जाता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है मोमेंटम में कि ये जो फोर्स है, ये जो मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा, यदि हम इसमें ट्रांसफर कर दे, जितनी भी इसकी वेलोसिटी है वो कभी हम इसके अंदर ट्रांसफर कर दे, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। क्या हो जाएगा, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, बना हुआ है। जैसे क्या हुआ कि बैक टू बैक लेक्चर लग रहा है, जैसे अब मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया और जस्ट बाहर दरवाजे के क्या कर रहे हैं, वो खड़े हुए, सर खड़े हुए दूसरे, और फट से दरवाजा खोल के अंदर आए और उन्होंने दूसरा लेक्चर ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आधा घंटा हुआ, फिर आधे घंटे बाद के बाद क्या हुआ, दूसरे सर खड़े हुए फटाक से आकर लेक्चर ले लिया। तो ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। जो मोमेंटम मैंने बना के रखा था वो नेक्स्ट ने भी बना के रखा और फिर उसको नेक्स्ट ने भी बना कर रखा। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी आप पास कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, आपका मूवमेंट अदर को पास कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा या फिर संवेग कहलाएगा, एक समान वेग। जैसे, है ना, 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहाँ पर। चलो 3 एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक 2 गेंद है बराबर शेप की, इसका भी मास क्या है, m1, और इसका भी मास m1 है। यदि यदि हम बात कर रहे हैं कि m इंटू वी है, तो यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यदि हम इसकी वेलोसिटी क्या बोलते हैं, v1, है ना। जैसे ही ये v1 वेलोसिटी से आता है और क्या करता है, इससे टकराता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहती है, v1 ही रहती है, एक समान। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। अब ये मूव करता हुआ आ रहा था, ये मूव करता हुआ आ रहा था, अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए क्या हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, ऑब्जेक्ट ए रुक जाएगा और ऑब्जेक्ट बी क्या हो जाएगा, आगे की तरफ निकल जाएगा, आगे की तरफ निकल जाएगा, सेम वेलोसिटी v1 से। तो देखो वेलोसिटी सेम हो रही है, यदि ऑब्जेक्ट का मास सेम है तो पूरा अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, आगे की तरफ सीधा निकल जाएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा देखते हैं। पहला तो ऑब्जेक्ट था हमारा m1, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है और उसका मास है क्या, m2, उसका मास क्या है, m2। अब क्या हुआ, ये अपनी वेलोसिटी से आया v1, वेलोसिटी से आया v1, और इसने क्या करा, इसको क्या ट्रांसफर करा, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करा, मतलब अपनी स्पीड क्या हो गई, पूरी तरीके से इसको ट्रांसफर कर दी। अब क्या हो जाएगा, इसका मास चेंज है, तो मास चेंज हो तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इसकी v2 हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा, ये जिस स्पीड से आ रहा था और जैसे इसने मोमेंटम इसको ट्रांसफर करा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये बहुत तेज गति से क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्या है, मास ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ट्रांसफर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। यदि एक ट्रक आता है और एक ट्रक जाकर किसको टक्कर मारता है, एक बाइक वाले को टक्कर मारता है, तो क्या हो जाएगी, बाइक बहुत तेजी से आगे जाएगी। वैसा ही यदि हम बोलते हैं कि एक कार
दूसरी कार को टक्कर मारेगी तो कार एकदम नॉर्मल एक धक्का लगेगा और थोड़ी दूर तक जाएगी। ठीक है, तो ये मोमेंटम ट्रांसफर हो। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट वाला। एक ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, है ना, वेलोसिटी है v1। ठीक है, जैसे ही ये आकर इसमें टकराता है, जैसे ही आकर इसमें टकराता है तो क्या हो जाता है, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। लेकिन क्या हो जाएगा, ये धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इसका मास क्या था, कम था, तो वेलोसिटी जो ट्रांसफर होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो मास ज्यादा होने के कारण इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जब ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज और वेलोसिटी सेम होगी, है ना, तब जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी सेम होगी। यदि मास एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा तो बहुत ज्यादा ही मोमेंटम ट्रांसफर होगा। और इधर क्या हो जाएगा, मास थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, मास कम है तो वेलोसिटी ट्रांसफर क्या होगी, कम होगी, मोमेंटम ट्रांसफर क्या होगा, कम होगा। अब ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, यहीं पर ही रुक जाएगा और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ बहुत तेज जा रहा था वैसे यहाँ धीरे धीरे जा रहा था और यहाँ पर इक्वल स्पीड से जा रहा था। छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले स्नूकर खेलते हैं या पूल खेलते हैं, उसमें सभी बॉल जितनी भी होती है 7 8 9 12 15 सभी बॉल क्या होती है, सेम शेप एंड साइज की होती है। एक बॉल वाइट होती है ना, फिर अलग अलग कलर की होती है, रेड होती है, येलो होती है, ब्लैक होती है, हर शेप एंड हर कलर की वहां पर एक बॉल होती है। ठीक है, तो एक बॉल से यदि दूसरे को मारते हैं तो वो सेम स्पीड से जाती है, सभी बॉल क्या होती है, सेम स्पीड से जाती है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम खेलते कैरम, हम खेलते कैरम। कैरम में स्ट्राइकर क्या होता है, बड़ा होता है, स्ट्राइकर बड़ा होता है और गोट क्या होती है, हमारी जो गोट होती है वो क्या होती है, छोटी होती है ना। तो क्या हो जाता है, इससे ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा, इसीलिए गोटे क्या हो जाती है, फटाक से तेजी से जाती है और इधर होल में चली जाती है, ऐसा। ठीक है, तो स्ट्राइकर बड़ा है तो वहां पर कौन सी पोजीशन आ रही है, सेकंड वाली आ रही है, और यहाँ पर कौन सी आ रही है, फर्स्ट वाली आ रही है। ठीक है, तो सब जगह अलग अलग है और यही क्या होता है, ये मोमेंटम होता है। और मोमेंटम क्या है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। कैसा, जैसे जो वेलोसिटी इसमें v1 थी वही वेलोसिटी इसमें भी v1 है, तो मोमेंटम कंजर्व है कि इसने जितना मोमेंटम था इसका, जितना आगे बढ़ने की वेलोसिटी थी उतनी वेलोसिटी इसकी भी है। जैसे अब क्या थी, इसकी वेलोसिटी v1 थी, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, v2 हो गई। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है, इसलिए उसकी वेलोसिटी बराबर है। तो मास और वेलोसिटी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, है ना, मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट टकराया तो सही, लेकिन मास क्या है, मास ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हम इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, P इज इक्वल टू एम वी, हम इसको किसी भी एक को इधर ले आओ, P बाय V इज इक्वल टू एम। अब क्या दिखाई दे रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, विद क्रमानुपाती है V के, मतलब मास बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, और क्या करेंगे आप, मास कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला डिनोट करता है और उन सब चीजों को कि यदि मास कम है तो वेलोसिटी ट्रांसफर कम होगी। देखिए मास क्या है हमारा, कम है तो वेलोसिटी ट्रांसफर क्या होगी, कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसा इन चीजों को ऐसे समझते हुए चलना। और फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बहुत सारी चीजें समझाई, ठीक है, अलग अलग तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था मोमेंटम। अब आ जाते हैं अपन इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स ये भी छोटी सी ही चीज है। जैसे ठीक, अभी अपन ने मोमेंटम देखा तो एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दोनों ऑब्जेक्ट है ना, पहला ये मोशन में है ना, और ये स्टेशनरी पोजीशन में। तो जैसे ही क्या है, ये वेलोसिटी, इसका मास है m1, इसका मास भी है m1, इसकी वेलोसिटी है v1। ये v1 वेलोसिटी से जैसे ही आता है वो क्या करेगा, एक इधर से क्या करेगा, फोर्स को ट्रांसफर करेगा, वो फोर्स को ट्रांसफर करेगा। तो फोर्स ट्रांसफर जब भी करेगा तो क्या करेगा, एक स्मॉल टाइम के लिए करेगा, कि जैसे ऐसा टकराया और अलग हो गया, है ना, एक ऑब्जेक्ट इधर से आया दूसरे पे ऐसा टकराया और ये ऑब्जेक्ट आगे चले गया, है ना, ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे में मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है ना। तो इधर से दोनों, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ये जैसे आया और एक छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको पता भी नहीं चला कब टकरा गया, ऐसा टकरा कर दूर चलेगा। तो जैसे ही आप स्नूकर खेलते हैं, पूल खेलते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये व्हाइट वाली बॉल है वो आकर जैसे ही इस पर टकराएगी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टकराएगी। तो जब भी अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर रही है तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट फॉर सम ड्यूरेशन,
बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है, जब भी कोई बल जब भी कोई बल किसी वस्तु पर एक छोटे से समय के लिए लगता है, एक छोटे से बहुत ही कम समय के लिए लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स या आवेग कहते हैं। जैसे आप किसी को धक्का देते हैं तो आप उसके साथ ही तो नहीं जा रहे, आप उसके साथ ही चले जाते हैं कि धक्का देते हुए नहीं, आप उसको धक्का देके एकदम खसक जाते हैं। ठीक है, एकदम जैसे आपने किसी को धक्का दे दिया, नीचे की तरफ किसी बॉक्स को धक्का देना है तो आपने किसी को स्लाइड पर धक्का दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आपने एक छोटा सा फोर्स उसको अप्लाई कर दिया और वो आगे की तरफ फिसलता चला गया। जैसे आप किसी बॉल को है, तो एक बॉल रखी हुई, तो बॉल को आपने एक पुश करा तो बॉल ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो एक क्या हुआ, छोटे से टाइम के लिए एक इम्पैक्ट हुआ। बस वो छोटे से टाइम के लिए जो इम्पैक्ट होता है, छोटा सा बल का इधर से उधर जाना होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हमारा आवेग या इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेट इन अ लिफ्ट, लिफ्ट में हमारे भार के लिए हम बात करते हैं। देखिए, हम इसमें एक डायग्राम से इसको समझते हैं। हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं, है ना। थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद हम इसको समझना शुरू करते हैं। एक और हमारी कंडीशन दूसरी। ठीक है ना। तो हम यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा। वेट ऑन। देखिए, अब देखते हैं, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब क्या होता है कि ये 10 मंजिल की इमारत है ना। यहाँ पर क्या है, 10 फ्लोर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर। अब लिफ्ट में आप बैठे, लिफ्ट में ये एक व्यक्ति बैठा। अब क्या हुआ, लिफ्ट में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी लिफ्ट है। लिफ्ट कहाँ पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है। जैसे ही आपने बटन दबाया, कहाँ का बटन दबाया, यहाँ पर 10th फ्लोर का, है ना। 10th फ्लोर का जैसे ही बटन दबाया तो क्या हो जाएगा, लिफ्ट अचानक से ऊपर की तरफ चलने लगी। लिफ्ट क्या हो जाएगा, जैसे ही 10th फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट अचानक से ऊपर की तरफ चलने लगेगी। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे ही ऊपर की तरफ चलने लगी, तब आप क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे, जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है वो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे। और लिफ्ट क्या है, अचानक से ऊपर खसक जाएगी, तो जिससे क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट या तो वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसका वजन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि व्यक्ति क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है। ठीक है, इनर्शिया में है, और मोमेंट किस में हुआ, लिफ्ट में हुआ। इसीलिए क्या हो जाएगा, एक नीचे की तरफ झटका लगेगा और क्या हो जाएगा, आपका वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा, बहुत माइनर सा वेट क्या हो जाएगा, वेट यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना शुरू ही करती है, जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना शुरू करती है, वैसे ही आपका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही लिफ्ट क्या हो जाती है, लगभग 3 से 5वें फ्लोर तक पहुंचती है, तब आप क्या हो चुके होते, मोमेंटम में आ चुके होते। तब आप क्या हो चुके होते, मोमेंटम में आ चुके होते। मतलब उसके साथ में, लिफ्ट के साथ में ही क्या हो जाते हैं, मोशन करने लगते हैं। तो जब भी लिफ्ट के साथ मोशन करने लगेंगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। वेट क्या रहेगा आपका, बराबर रहेगा। जब आप कहां से, 3 से 5 फ्लोर पर आ गए, जैसे ही क्या हो जाते हैं, आप 10th फ्लोर पर पहुंचते हैं, तो लिफ्ट क्या होती है, अचानक से रुक जाती है। लिफ्ट क्या हो जाती है, अचानक से यहां से ऊपर आई और रुक गई। जैसे ही रुक गई तो आप इसके ऊपर यदि यहाँ खड़े हुए हैं और लिफ्ट अचानक से रुक जाती है, तो क्या हो जाएगा, आप अब मोमेंटम में और लिफ्ट रुक चुकी है। तो जैसे आप मोमेंटम में रहते हैं, मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो आप जैसे ही मूव कर रहे होते तो थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ पुश होते, आप क्या होते, थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश होते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है, हल्का सा, बहुत माइनर सा आपका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। माइनर सा वेट क्या फील होता है, कम होता है। फ्री आपको एक वेट फील कम होता है, हल्का सा वेट क्या होता है, कम लगता है। और जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना शुरू होती है, तब आपका वेट क्या हो जाता है, बढ़ता है। और फिर बीच में आपका वेट क्या हो जाता है, बराबर रहता है। और क्या हो जाता है, जैसे ही लिफ्ट रुकती है तो आपको ऊपर की तरफ एक धक्का लगता है और आप थोड़े से ऊपर हो जाते हो, इसलिए वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी बात, अब लिफ्ट क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। अब लिफ्ट कैसे मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। अब कोई व्यक्ति क्या हुआ है, यहाँ पर लिफ्ट में खड़ा है और उसने बटन दबाया ग्राउंड फ्लोर का। जैसे ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया तो लिफ्ट नीचे जाने लगी। अब जैसे उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट नीचे जा रही है। तब क्या होता है, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है वो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में। और जैसी लिफ्ट मूव करती है तो उसके नीचे से क्या हो जाता है, फ्लोर एकदम से खसक जाता है। ये व्यक्ति खड़ा है और फ्लोर एकदम से नीचे से खसक जाता है, तो क्या हो जाता है, उसका वेट थोड़ा सा क्या फील होता है,
वेट थोड़ा सा कम फील होता है। कैसा फील होता है? वेट थोड़ा सा कम फील होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत माइनर सेकंड के लिए वेट थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन जैसे ही आप क्या हो जाते हैं, उस मोमेंटम में आ जाते हैं, उसमें उस फ्लो में आ जाते हैं कि आप लिफ्ट के साथ चल रहे हैं, तब आपका वेट क्या होता है? बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, वेट दोनों तरफ लिफ्ट में क्या होगा? जब एक समान स्पीड से चल रही है, जब हमारी लिफ्ट क्या होती है, एक सिमिलर स्पीड से चल रही है, तब आपका वेट क्या हो जाएगा? बराबर ही रहेगा दोनों पोजीशन में। और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर आकर आपकी लिफ्ट रुकती है ना, जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकती है, तो क्या होता है? आप मूवमेंट में होते हैं, लेकिन क्या हो जाती है? लिफ्ट रुक जाती है। तब आप क्या होता है? आपकी बॉडी नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, क्योंकि आप भी नीचे आ रहे हैं, लिफ्ट भी नीचे आ रही है और एकदम लिफ्ट रुक गई, तो आप क्या हो जाते हैं? नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं थोड़ी सी देर के लिए। इसलिए जैसे ही लिफ्ट नीचे आकर रुकेगी, तो वेट क्या हो जाएगा आपका? बढ़ेगा, वजन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सिंपल चीज ध्यान रखें, यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है, फर्स्ट पोजीशन, यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है, शुरू ही करिए ऊपर जाना, तो क्या हो जाएगा? वेट बढ़ेगा। यदि लिफ्ट आकर नीचे रुकी है, नीचे की पोजीशन पर देखिए, नीचे की पोजीशन पर दोनों जगह वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बीच वाली पोजीशन पर दोनों जगह वेट क्या हो रहा है? सेम है ना। और ऊपर की पोजीशन पर दोनों तरफ वेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब यदि तीसरी पोजीशन की तरफ चलते हैं, एक और तीसरी कंडीशन और आती है कि जब आप यहां पर होते हैं और आपने जैसी बटन दबाया और ये रस्सी क्या हुई? टूट गई, और क्या हो जाएगी? ये लिफ्ट फ्री फॉल करने लगी, एक मुक्त रूप से एकदम गिरने लगी तेजी से, है ना। तो मुक्त रूप से तेजी से नीचे गिरने लगेगी, तब आपका वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आपको कोई वेट फील नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा? वेट एकदम जीरो हो जाएगा, कोई वेट फील नहीं होगा। और जो भी ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, वो कहां चिपक जाएगा? छत पर। ऑब्जेक्ट कहां चिपक जाएगा? छत पर। ठीक है, यहां पर ये बात याद रखें, क्योंकि हमने कोई बॉक्स रखा और अचानक से चीज को हम गिरा देते हैं, तो बॉक्स के अचानक से फ्री फॉल होगा और वो बॉक्स क्या हो जाएगा? तेजी से जाकर छत पर चिपक जाएगा, और वहां पर वेट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जैसा स्पेस में हम फील करते हैं। तो ये क्या था हमारा? वेट इन अ लिफ्ट। लिफ्ट में जो हमारा वजन होता है वो अलग अलग, इससे क्वेश्चन बनता है ना। एसआई में बनता है, एसएससी में बनता है, पीएससी में बनता है, सभी जगह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। हम अचानक से किसी चीज का अंदाजा नहीं लगा पाते, इसीलिए आप इसको ध्यान रखें, है ना। ऊपर सब जगह वेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और नीचे वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है दोनों जगह। और बीच में वेट क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। एक नियत स्पीड से यदि लिफ्ट चल रही है, तो वेट क्या है? बराबर है। और यदि फ्री फॉल कर रही है लिफ्ट, तो आपका वेट क्या है? जीरो है। गिर रही है लिफ्ट, टूट के गिर रही है, यदि आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो क्या है? वेट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक? ठीक है, तो ये था मैकेनिक्स का हमारा पार्ट तीसरा, है ना। तो मैकेनिक्स का पार्ट हमने तीसरा खत्म करा है यहाँ पर। ठीक है, मैकेनिक्स के कुछ छोटे छोटे पोर्शन अभी बचे हुए हैं, छोटा सा पोर्शन मैं आपको समझाऊंगा, और वो वर्क एनर्जी पावर और थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, उसको समझेंगे और हमारा मैकेनिक्स वाला लेक्चर यहाँ पर टॉपिक मतलब चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है अंकित बिंजुआ, बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।